हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में आज चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि इस वीडियो में यूज़ की जाएंगी। पहला, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पॉलिसी से रिलेटेड है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस या फिर कुछ सब्सिडीज को कंट्रोल करते हुए मार्केट में अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। चाहे तो एक्सपेंडिचर बढ़ा के या घटा के, टैक्सेस किसी एक सेक्टर पे लगा के या किसी सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मार्केट में अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रोल करेगी। और ये फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होगी, एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ मनी एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये एक्सपेंडिचर रेलवेज पे हो सकता है, रोडवेज को एक्सपैंड करके हो सकता है, नए पोर्ट्स बना के हो सकता है, किसी सेक्टर पे टैक्सेस घटा के हो सकता है, या किसी स्पेशल सेक्टर को एक्स्ट्रा सब्सिडीज प्रोवाइड करके भी मार्केट में गवर्नमेंट पैसा बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, अमाउंट ऑफ मनी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक्सपेंडिचर कम करेगी सरकार, टैक्सेस किसी सेक्टर पे लगा सकती है एक्स्ट्रा, और सब्सिडीज को भी घटा सकती है। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म। फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है, उधार लिया हुआ है, ताकि अपना एक्सपेंडिचर प्रॉपरली कर सके। तो खर्चा करने के लिए जितना अमाउंट सरकार ने उधार लिया है उसको हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। अब इसके आगे देखते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये फिस्कल डेफिसिट सही होता है या गलत होता है? इज फिस्कल डेफिसिट गुड और बैड? और इसको समझने के लिए हम मदद लेंगे इनकी। सपोज करिए ये कुछ अमाउंट का लोन लेते हैं। अगर तो ये लोन को किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं ताकि ये उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट कमाएं उससे वापस लोन को चुका दें और अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे कंटिन्यू रखें, तो ये लोन अच्छा है। अगर ये लोन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करने के लिए लेते हैं, कुछ बेकार करने के लिए लेते हैं, तो ये लोन बुरा है। ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ भी होता है। अगर गवर्नमेंट लोन लेके कुछ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल रोडवेज में इन्वेस्ट कर रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है, बेहतर एजुकेशन और हेल्थ की सुविधाएं देने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो सही है। अगर ये लोन को पॉपुलिज्म पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन से पहले चीज़ें बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्शन में वोट जीते जा सके, तो ये फिस्कल डेफिसिट सही नहीं है। तो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट तो मैटर करती है, कितना कर्जा ले रही है सरकार वो तो मैटर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्वालिटी भी मैटर करेगी कि ये फिस्कल डेफिसिट कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। और एक फिस्कल डेफिसिट का गोल्डन रूल जो कि दुनिया भर में माना जाता है कि द गवर्नमेंट विल बोरो ओनली टू इन्वेस्ट एंड नॉट फंड करंट स्पेंडिंग। आज की स्पेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, ज़्यादा सैलरीज देने के लिए इस्तेमाल ना करे सरकार। फिस्कल डेफिसिट तब ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव साबित होगा इकोनॉमी के लिए जब गवर्नमेंट उसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी। और लास्ट पॉइंट, ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट्स क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जब सरकार ज़्यादा लोन लेके खर्चा करेगी तब तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मार्केट से जितना भी अमाउंट ऑफ मनी था, यह काफ़ी सारा अमाउंट गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को वो उधार आसानी से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए फाइनेंसिंग थ्रू लोन्स रिजल्ट्स इन लेसर फंड्स अवेलेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर।
अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी के बारे में कि ये फिस्कल पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पहला पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब ये है कि जब भी इकोनॉमी में रिसेशनरी ट्रेंड्स आ जाएं, ग्रोथ रेट या तो काफ़ी कम हो जाए या फिर नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच जाए, उस केस में सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके एक्सपेंडिचर्स बढ़ाकर और टैक्सेस घटाकर मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंचाकर रिसेशन से वापस ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी को लेके जा सकती है। दूसरा पॉइंट, सिंस फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग जीडीपी, इट विल लीड टू इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, और इससे नेक्स्ट टाइम फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। अगर सरकार एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करती है तो इससे देश की जीडीपी बढ़ सकती है, और इस जीडीपी बढ़ने से नेक्स्ट टाइम सरकार के पास ज़्यादा टैक्सेस आएंगे और इसीलिए सरकार को नेक्स्ट टाइम कम लोन लेना पड़ेगा और सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है। तो इसलिए अगर हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा लोन्स लेती है और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करती है और ज़्यादा टैक्सेस नेक्स्ट टाइम कलेक्ट कर पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी जाता है तो। और लास्ट पॉइंट, डेट सस्टेनेबिलिटी इज लेस अबाउट एबिलिटी टू पे एंड मोर अबाउट विलिंगनेस टू पे। सरकार की इच्छा कितनी है अपना लोन चुकाने की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि सरकार की एबिलिटी कितनी है। अगर एबिलिटी कम भी है तो भी सरकार बाद में रिसोर्सेज इकट्ठे करके अपने लोन्स को वापस रीपे कर ही देगी। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में जो कि पार्लियामेंट ने साल 2003 में पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। और इसका मेन पर्पस था टू प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ डेफिसिट एंड डेट। सरकार एक लेजिस्लेटिव ढांचा प्रोवाइड करना चाहती थी ताकि कानून पास हो जाए और आने वाले सालों में भी फिस्कल डेफिसिट को कानूनी तौर पे एनफोर्स किया जा सके और फिस्कल डेफिसिट कम होता रहे, बढ़े ना। टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी विद इन 5 ईयर्स। साल 2004 से 5 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना था और आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रिड्यूस करना था। अब यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो, इस पीरियड के दौरान फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। साल 2004 से 5 के बाद फिस्कल डेफिसिट कम होना शुरू हो गया था और 2007 to 8 के बाद से ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि 2007 to 8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, पूरी दुनिया में मंदी का दौर आ गया और उससे निकालने के लिए सरकार को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, जिसके लिए लोन भी लेना पड़ा और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया। ये FRBMA एक्ट के साथ साथ ही कुछ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशंस FRLs स्टेट्स में भी अडॉप्ट किए गए थे ताकि उनका भी फिस्कल डेफिसिट कम हो सके। और इन लाइन विद चेंज मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, FRBMA वॉज अमेंडेड इन 2012। इसको अमेंड इसीलिए किया गया था क्योंकि दुनिया में हालात थोड़े से बदल चुके थे, मंदी का दौर आ चुका था और अब फिस्कल डेफिसिट को कम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था बल्कि रिसेशन से वापस ग्रोथ की ओर लेके जाना देश को इम्पॉर्टेंट था। इसलिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट की परवाह ना करते हुए भी अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू किया। और रिसेंटली आप देख सकते हो जब हम क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। और अगर इसको डिटेल में देखें तो साल 2013 से 14 के बीच फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी था, अगले साल 4.1%, फिर 3.9 और उसके नेक्स्ट ईयर 3.5 ईयर जो कि करंट ईयर चल रहा है उसमें 3.5% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट होने का अनुमान है, जिससे ये पता चलता है कि रिसेंटली ये फिस्कल डेफिसिट काफ़ी कम होता जा रहा है। अब समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्लोज एंड स्टॉक्स। फ्लोज को पहले देखते हैं। अ फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। इस टर्म को याद रखिए, अ फ्लो वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करिए मैं ये
जानना चाहता हूं कि इंडिया ने पिछले एक साल में यानी कि एक खास इंटरवल ऑफ टाइम में कितना लोन लिया है, कितनी बोरोइंग्स हैं, तो ये एक फ्लो वेरिएबल होगा। अब दूसरी तरफ मैं देखता हूँ स्टॉक्स को, अ स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट वन स्पेसिफिक टाइम। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पिछले एक साल में नहीं बल्कि आज टोटल इंडिया का एक्यूमुलेटेड डेट कितना है, इंडिया ने टोटल आज तक कितना उधार ले लिया है जो कि उसको चुकाना है, तो वो एक स्टॉक वेरिएबल होगा। और इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फ्लो में, या फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब इस साल सरकार ने कितना कर्जा लिया है। और स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट डेट, कि यानी कि आज तक का टोटल जो डेट एक्यूमुलेट हो गया है गवर्नमेंट के पास वो कितना है, और वो एक स्टॉक वेरिएबल होगा, फ्लो नहीं। अब समझने की कोशिश करते हैं एक कंसेप्ट टेपर टैंट्रम के बारे में, जो कि इस वीडियो में आगे यूज़ किया जाएगा। आपने देखा 2007-8 में पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया, जिसको हमने कहा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस मंदी से निकलने के लिए दुनिया भर में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया गया, और इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में ब्याज दरें काफ़ी कम कर दी गई, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम किए सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ने। और इन इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का मकसद था ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए और ग्रोथ स्टिमुलेट हो सके। अब कुछ साल के बाद ये ब्याज दरें वापस बढ़ाई जानी ज़रूरी थी, और जब यूएस में ये ब्याज दरें बढ़ाई गई तो वहाँ से काफ़ी सारा पैसा जो कि इंडिया में इन्वेस्ट हुआ था जब ब्याज दरें कम थी, वो इन्वेस्टमेंट वापस जाने का खतरा मंडराने लगा, और इसी को कहा गया टेपर टैंट्रम्स। जब वहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई और वापस से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू करने की बात हुई, तब इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों में जो कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट यूएस से रिसीव करते हैं उनमें दिक्कतें आने लगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होने का खतरा बन गया था। अब समझने की कोशिश करते हैं इंडिया में फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड कैसा रहा है, किन सालों में फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा रहा है और किन सालों में फिस्कल डेफिसिट इंडिया का काफ़ी कम हो गया था। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1980s से। 1980s में क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो रही थी, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ थी, इस वजह से सरकार के पास टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, और इसीलिए सरकार ने एक्सपेंडिचर बूम लाना शुरू किया। काफ़ी मैसिव अमाउंट्स में स्पेंडिंग की गई। ये स्पेंडिंग पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स पे भी की गई, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी की गई, सड़कें हाईवे बनाने में। और इस स्पेंडिंग के चलते अचानक से फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। और अगर आप ग्राफ में ऑब्जर्व करो तो ये वाला फेज़ 1980s के बाद का है, जब फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके कुछ ही साल बाद 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, और ये 1980s का फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ी वजह था 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, जिसमें हमारे पास काफ़ी कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे और काफ़ी कम अमाउंट ऑफ डॉलर्स हमारे आरबीआई के पास बचे थे। उसके बाद एक और फेज़ आप ये वाला ऑब्जर्व कर सकते हो ग्राफ में, साल 2007 से 8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने दोबारा से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी शुरू की, और ये फिस्कल डेफिसिट एकदम से सडनली बढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ पे अपनी पीक पे आ चुका है 2013 टेपर टैंट्रम नियर क्राइसिस वाली सिचुएशन में। टेपर टैंट्रम का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर कुछ रीसेंट सालों में अगर आप फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, और अगर आप क्लोजली देखना चाहो तो 2013 to 14 में फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी था, नेक्स्ट ईयर 4.1% हुआ, फिर 3.9, और करंट ईयर में 3.5% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान है। अब इंडियन इकोनॉमी के एक और बड़े इंपॉर्टेंट फेज़ के बारे में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। साल 2000 के बाद का फेज़ देखिए,
इस फेज के दौरान ब्लू कलर में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो कम हो रहा है और रेड कलर में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों चीज़ें फेवरेबल हैं। सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी कम होता जा रहा है, लोन्स कम होते जा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा खर्च करने के बावजूद सरकार का फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा। ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहे, सरकार की कमाई ज़्यादा होती रहे और इसके लिए सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट होना, देश में नेशनल इनकम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यही फेज़ था बूम का, जब इकोनॉमिक बूम था, कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हाई थी, कंपनियां भी प्रॉफिट में जा रही थी, गवर्नमेंट का भी फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो कर रहा था और फार्मर्स की या लेबरर्स की वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो एक काफ़ी अच्छा फेज़ था जब सब कुछ अच्छा जा रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए और ये तब तक रहा जब तक कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ गया। अब फिस्कल डेफिसिट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी में टोटल जितना भी डेट एक्यूमुलेट हो चुका है जनरल गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट भी आएंगी और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएंगी। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और यूनियन गवर्नमेंट का टोटल डेट एक्यूमुलेट जितना भी हुआ है उसको मिला दिया जाए और उसकी जीडीपी से रेशो निकाल ली जाए तो टर्म हम देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। अब इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं 2016 का जो डेटा है। अब देख सकते हो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो लगभग 68.5 है और ये काफ़ी सारे एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जर्मनी का 68.2 है, साउथ अफ्रीका 51.7 पे है, इंडोनेशिया 27.5 पे है और इंडिया इन सब में से काफ़ी ज़्यादा 68.5 पे है। और इसीलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि इंडिया डेट टू जीडीपी रेशो इज हायर देन मैनी अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसका इंडिया से ज़्यादा ना हो। काफ़ी सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कि डेट टू जीडीपी रेशो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें प्रोमिनेंट है जापान और यूएस का 108.2 डेट टू जीडीपी रेशो है और जापान का 250.4 ये रेशो है। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि इस सर्वे में मेंशन किया गया है इंडिया की फिस्कल कमिटमेंट से रिलेटेड, कि इंडिया ने कभी भी अपने डोमेस्टिक डेट पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कई बड़े देशों ने ऐसा किया है पास्ट में जब वो अपना डेट रीपे करने में सक्षम नहीं थे। फॉर एग्जांपल यूक्रेन ने 2016 में रशिया से जो डेट ले रखा था वो रीपे कर पाने में अपनी इनएबिलिटी दिखाई थी। ऐसा ही रशिया के ऊपर जब लोन था 1998 में तो उसने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया था। इंडिया ने ऐसा नहीं किया है और 1991 में जब एक खास सिचुएशन आई थी, इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इंडिया के पास बहुत कम डॉलर बचे थे और इंडिया को लोन लेना था। तो इंडिया ने gold from RBI was loaned in a special plane and placed in the vaults of Bank of England to provide collateral। RBI से सोना लेके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था ताकि अपनी ये सीरियसनेस दिखाई जा सके कि देखिए हम कोलेट्रल रख रहे हैं, कोई चीज़ सोना गिरवी रख रहे हैं क्योंकि हम अपने डेट को रीपे करने में काफ़ी सीरियस है। अब आज ही की वीडियो पे बेस्ड एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशो इज लेसर देन द सेम फॉर यूएसए। इंडिया और यूएस का यहाँ डेट टू जीडीपी रेशो का कंपैरिजन किया गया है। सेकंड, ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट्स क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से ये चांसेस होते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड सिंस पास्ट 3-4 ईयर्स। और फाइनली फोर्थ ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिसेशन। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आंसर आपको चुनना है और नीचे कमेंट्स में मेंशन करना है।